सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एटॉमिक साइज वाला केस। अब तक की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइडर रूल समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जेड इफेक्ट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होता है, कैसे वो पता करेंगे हम कि किस इलेक्ट्रॉन का कितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट होता है, कौन से शेल का इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट आपको देगा, यानी उस एटम में वो प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, यानी कि न्यूक्लियस का पुल उतना स्ट्रांग होगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का पुल उस इलेक्ट्रॉन के लिए उतना क्या होगा, कम होगा। शील्डिंग अ काइंड ऑफ रिपल्शन बाय द inner electron towards the outermost shell electron, and the nuclear charge effect is the attraction or the pull of the nucleus, ठीक है, न्यूक्लियस टूवर्ड्स द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कहते हैं। अब इसी पे ही हमें यहाँ पर कुछ वेरिएशंस करनी है, पीरियोडिसिटी करनी है, जिसमें हम लोग करेंगे एटॉमिक साइज, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहली प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो अब तक हमने 9th 10th लेवल में क्या पढ़ा था, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द आउटरमोस्ट शेल। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हम पहले ऐसा पढ़ते थे, जैसे ये है, ओके, तो ये है आपका एटॉमिक रेडियस। ठीक है, देखो बेटा, ये डेफिनेशन गलत नहीं है, 9th-10th तक के लिए ठीक है, लेकिन वो तब आपको पता नहीं था कि भाई इलेक्ट्रॉन असल में एक वेव है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो सब कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं है। तो हम इसको एक अल्टरनेटिव वे से निकालते हैं एटॉमिक साइज़ को, और इस अल्टरनेटिव वे में हमारे पास जो आता है, इस एटॉमिक रेडियस को 3 भागों में मेजरली डिवाइड किया जाता है। एक है बेटा आपका कोवलेंट रेडियस, एक है बेटा आपका मेटालिक रेडियस, और एक है बेटा आपका वैन डर वाल। ठीक है, वैन डर वाल रेडियस। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे बात करते हैं कोवलेंट रेडियस। अब कोवलेंट रेडियस क्या होता है, इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of 2 atom bonded by या होल्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब 2 एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उनके बीच के जो न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होता है उसको अगर हम हाफ कर दें, ध्यान दो, जो न्यूक्लियाई के डिस्टेंस का हाफ कर दें, दैट विल बी योर कोवलेंट रेडियस। जैसे बेटा मान लो ये एक एटम X है और ये एक एटम Y है, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर है O डैश। तो ये जो डिस्टेंस आएगा तो यहाँ पर अगर मुझे रेडियस निकालना है, ध्यान से सुनो, अगर रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ X निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रेडियस होगा वो होगा डिस्टेंस ऑफ O डैश डिवाइड बाई 2। समझ आई बात नहीं है, O डैश डिवाइड बाई 2, उससे हम निकालें तो हमें एक एटम का क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो 2 एटम कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, तो उनके न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी, उसको हाफ कर देंगे, दैट विल बी योर रेडियस ऑफ दैट कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियाई इस तरह से निकलेगा। अब यहाँ पर केस क्या हो सकता है, ये जो एटम होते हैं यहाँ पे आते हैं 2 केस अराइज। पहला केस क्या होता है, व्हेन एटम आर आइडेंटिकल, दैट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो तो कोवलेंट बॉन्ड ना सेम एटम में बन सकता है, डिफरेंट एटम में बन सकता है। ठीक है, पहला केस है जब जो कोवलेंट बॉन्ड बना है, यहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्डेड होना चाहिए। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बना है वो 2 एटम में, वो 2 एटम क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें यही केस हो जाएगा, रेडियस ऑफ X क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ऑफ O डैश डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मान लो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो एटम है वो डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर डिफरेंट क्या एटम क्या आ गया आपका, डिफरेंट आ गया।
अब डिफरेंट आ गया एटम, व्हेन एटम आर डिफरेंट, तो एटम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अगर एटम डिफरेंट है, ध्यान से सुनना, अगर एटम यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो आप ले सकते हो, जैसे मैं एक्स और वाई ले, यहाँ पे एक्सेस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, दो एटम है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो रेडियस ऑफ एक्स मिल जाएगा किसी का, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मान लो दोनों एटम डिफरेंट है, ओके, दोनों एटम क्या है, डिफरेंट हैं, तो इसमें भी टू केस अराइज होते हैं, टू केस अराइज। पहला, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही ना हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा एक्स से, जाई से, काई से, कुछ भी कर दो, डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, जीरो है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है तो उसमें क्या होगा, जो जैसे ये दो एटम है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, देखो हेटेरोएटॉमिक है, ओके, अभी मैंने सिंपल एक कोवलेंट बॉन्ड का लिया था, तो इसलिए ये होमोएटॉमिक में डी एक्स हो गया था, रेडियस ऑफ एक्स हो गया था। तो अगर ये डिफरेंट है, ठीक है, अगर मानो दोनों क्या है, डिफरेंट है और उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पर CH4 हो गया, PS3 हो गया, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, ओके, बहुत कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में याद रखना, जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ एक्स होगा, वो डिस्टेंस के ही बराबर होगा। यानी ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ना, ये जो डिस्टेंस आएगा, जैसे यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये जो रेडियस ऑफ एक्स और रेडियस ऑफ जो ये डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ऑफ ओ डैश, ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ हो जाएगी, बस फ़र्क ये हो जाएगा, यहाँ पर फ़र्क क्या हो जाएगा, इसका रेडियस और इसका रेडियस मिल के ये देंगे, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ एक्स प्लस रेडियस ऑफ वाई, रेडियस ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस रेडियस ऑफ वाई विल बी इक्वल टू डी ओ डैश, इन दोनों के बराबर होगा। ध्यान दो, यहाँ पे दोनों सेम थे, डिवाइड बाई टू कर दिया, यहाँ पर डिवाइड बाई टू नहीं करेंगे हम, ठीक है। रेडियस ऑफ एक्स, रेडियस ऑफ वाई, ऐसा इसलिए होगा बेटा क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों के रेडियस के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो इन दोनों रेडियस के बराबर होगा। यहाँ तक पहले आप नोट कर लो, ठीक है, इन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों एटम का नेचर तो डिफरेंट है ना, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बिल्कुल जीरो है, तो इसके बाद किसी एक का आपको लेंथ दे देंगे, किसी एक की वैल्यू दे देंगे आपको, और कहते हैं दूसरे का रेडियस निकालो, ठीक है। अब अगला जो केस आता है इसमें ही सेकेंड, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो तब क्या करेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मतलब दो एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कुछ है, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूँ, एक साथ ही खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो जब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होता है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आता है, मतलब एक एटम थोड़ा दूसरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर बेटा दो फॉर्मूले आते हैं। तो इसमें दो फॉर्मूले बने थे। पहला जो फॉर्मूला बना था बेटा, ये बना था शूमेकर फॉर्मूला, मेकर फॉर्मूला, ठीक है। शूमेकर फॉर्मूला क्या कहता है कि जो डिस्टेंस होगा, ये ओ डैश, ये क्या होगा, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा रेडियस ऑफ एक्स प्लस रेडियस ऑफ वाई माइनस 0.09 मॉड ऑफ डेल्टा एक्स, ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इसके बराबर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आपको बता देंगे कॉलिंग स्केल से। तो डिस्टेंस दे देंगे, किसी एक का रेडियस दे देंगे और बोलेंगे निकालो, या कहते हैं दो एटम के बीच का रेडियस कितना है, तो आप निकाल सकते हो। दूसरा होता है पॉटरफील्ड फार्मूला। पॉटरफील्ड फार्मूला, देखो पॉटरफील्ड क्या कहता है, पॉटरफील्ड इसी का ही क्या है, एक मॉडिफिकेशन है। उस वो क्या कहता है, जो डिस्टेंस होगा ओ डैश, इट विल बी रेडियस ऑफ एक्स प्लस रेडियस ऑफ वाई माइनस 0.07 मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये है पॉटरफील्ड फार्मूला, वो है शूमेकर फार्मूला, ठीक है। सो सिंपल सा फिर बता देते हैं, दो एटम मिले,
ये दो एटम है, ये दोनों कोवलेंट बॉन्डेड हुए, इनके इसका सेंटर, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इन दोनों को ऐड कर दिया, उसके डिवाइड 2 कर दिया तो कोवलेंट रेडियस मिल जाएगा। अब ये जो दो एटम हो सकता है आइडेंटिकल हो तो सेम वैल्यू बनेगी, नॉन आइडेंटिकल होगा तो दो केस हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0 हो या इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0 होगा तो उसमें दोनों को ऐड कर देंगे, रेडियस ऑफ एक्स प्लस रेडियस ऑफ वाई विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है तो यहाँ पर दो फॉर्मूला लगेंगे, एक लगेगा आपका शूमेकर और दूसरा क्या लगेगा पोर्टरफील्ड। शूमेकर में क्या होगा, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी यानी रेडियस ऑफ एक्स प्लस रेडियस ऑफ वाई माइनस 0.09 का इलेक्ट्रॉनिक 0.09 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस। पोर्टरफील्ड क्या करता है, इसी को मॉडिफाई करता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम और डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एक्स रेडियस ऑफ वाई माइनस 0.07 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नोट डाउन, यहाँ तक आप नोट कर लो। चलो जी, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो आपका पार्ट आता है बेटा, ये आता है मेटालिक रेडियस। अब ये मेटालिक रेडियस क्या होता है, देखो बेटा, कोवलेंट रेडियस जो होता है वो बेसिकली नॉन मेटल के लिए होता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, CH4, PS3, NH3 उसके लिए। लेकिन मेटालिक रेडियस आता है सिर्फ मेटल के लिए आता है। किसके लिए आता है, ओनली फॉर मेटल, ओनली फॉर मेटल। अब आपको पता है मेटल आर सॉलिड, ओके, मेटल आर सॉलिड बाय नेचर, ओके, सो दे आर क्लोजली पैक, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेटल है, ठीक है, they are closely packed, very closely packed, having very small difference between them, okay now। और यहाँ सब जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फैला होता है, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फैला होता है। अब क्या होता है, ये जो आपका है, ये जो आपका है, अब मैं इस दो का एटम ले रहा हूँ, ये दो एटम लिए मैंने, ठीक है, तो इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश, तो जो ये डिस्टेंस है, ये देखो, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, है ना, ये हो गया आपका x मेटल और ये हो गया y। x ले लो, चलो x y ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये क्या कहते हैं डिस्टेंस ओ डैश की बात करूँ, ठीक है, डिस्टेंस ओ डैश की बात करूँ, तो ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ दिस प्लस रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ x प्लस रेडियस ऑफ y, है ना। तो अगर मुझे किसी एक का रेडियस निकालना है, तो अगर दोनों मेटल तो सेम है x x, तो आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ x प्लस रेडियस ऑफ x, तो आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ x विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ओ डैश डिवाइड बाय 2, ठीक है। नाउ कीप इट इन माइंड दिस डिस्टेंस, देखो कोवलेंट में क्या था, कोवलेंट में तो क्या था, ऐसा था, ओवरलैपिंग थी। नाउ दिस डिस्टेंस इज़ वेरी मच लार्जर दैन दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस इससे बड़ा होगा, ओके। इसका मतलब जो मेटालिक रेडियस होगा, रेडियस ऑफ मेटालिक जो होगा वो बड़ा होगा रेडियस ऑफ कोवलेंट से। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैप आ गया ना। अब देखो तीसरा होता है बेटा आपका वैन डर वाल। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, ठीक है, वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, देखो दो मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, से XX और YY, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा कि ये X मॉलिक्यूल आ गया, ये Y मॉलिक्यूल, तो इनके बीच के जो एडजेसेंट एटम है, ध्यान दो, इनके एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होता है दैट विल बी योर वैन डर वाल रेडियस, ठीक है, दैट विल बी योर वैन डर वाल रेडियस। मतलब इनके जो न्यूक्लियस का जब दो एटम दो मॉलिक्यूल पास आते हैं तो उनके जो एडजेसेंट एटम का न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होता है उसको अगर हम हाफ कर दें दैट विल गिव योर वैन डर वाल रेडियस। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए होता है। किसके लिए होता है, मॉलिक्यूल के लिए होता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ये O डैश है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ x जो होगा वो होगा DO डैश डिवाइड बाई 2। सिमिलरली रेडियस ऑफ y भी क्या होगा, DO डैश डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो व्हेन टू मॉलिक्यूल अप्रोच ईच अदर, मतलब दो नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं, तो उनके एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होगा उसको हाफ कर दे, दैट विल गिव यू वैन डर वाल रेडियस। तो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी मच लार्ज। देखो ये मतलब ये हुआ, अगर मैं देखूँ ये इतना बड़ा हुआ, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लॉजिकली चले तो ये आ रहा है इतना, ये आ रहा है इतना, ठीक है, और ये आ रहा है इतना। इसका मतलब रेडियस ऑफ वैन डर वाल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ मेटालिक विच इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कोवलेंट। सिंपल, ठीक है। वैन डर वाल से बड़ा मेटालिक, मेटालिक से बड़ा क्या, कोवलेंट। समझ आए यहाँ तक बात कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है।
ये मॉलिक्यूल के लिए होता है, ये मेटल के लिए होता है। ये इसको कहते हैं इट इज़ अ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द, देखो हाफ है ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है, इन अ मेटल। किसी मेटल के अंदर दो मेटल एटम के डिस्टेंस का जो दो मेटल एटम के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हाफ कर दे तो हमें मिल जाता है मेटल रेडियस। वैन डेर वाल रेडियस क्या होता है, इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू एडजेसेंट एटम ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। नेबरिंग मतलब पास पास है, ठीक है। इसका इसके साथ भी निकल सकता है, इसका इसके साथ भी निकल सकता है। ओके, तो एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ कोवलेंट क्या होता है। देखो शॉर्ट में कोवलेंट जब इनके बीच के डिस्टेंस को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। मेटालिक जब दो एटम टच करते हैं उनके डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं, ठीक है। वैन डेर वाल जब दो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो उनके एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, ठीक है। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो x/2 आपका ये आएगा आपका कोवलेंट, y अगर ये आपका y है, y/2 आएगा मेटालिक, और z/2 आएगा आपका वैन डेर वाल, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नोट कर लो भाई यहाँ तक। तो अब हम लेके चलते हैं ग्रुप वाइज डिस्कशन एटॉमिक साइज़ का। तो देखो बेटा, ग्रुप में क्या होता है, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic size increases due to addition of new shell which increases shielding effect and effective nuclear charge decreases, ठीक है। ऐसा नॉर्मली होता है हमेशा, ग्रुप में हमेशा साइज़ बढ़ता है क्योंकि शेल बढ़ते रहते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, रेड। ऐसा करें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कितने शेल हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 4, ठीक है। ऐसा करें, साइज शेल बढ़ता रहेगा तो साइज़ भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस अगले एटम के साथ भी मेटल है ना, अगले मेटल के साथ भी इतना ही बड़ा साइज होगा तो डिवाइड बाई 2 हम की वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही आएगी। ओके, अच्छा अब मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो है पीरियड में, कि पीरियड में क्या होता है। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इंक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये जनरल एक है इसका कि ऐसा होता है, लेकिन बेटा बहुत सारे यहाँ पे क्या एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस बहुत हैं, ठीक है। ध्यान से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम रेडियस के 3 टाइप होते हैं। होता है किसी एटम, किसी में एलिमेंट में एटॉमिक वो हो, जो एटॉमिक रेडियस हो वो कोवलेंट हो, किसी एलिमेंट में जो एटॉमिक रेडियस है वो आपका मेटालिक हो, किसी में क्या हो, वैन डेर वाल हो। तो अगर हम बात करते हैं पीरियड 1 की, ठीक है, पीरियड 1 में आपके पास आता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड 2 की बात करते हैं लिथियम वाले की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। पीरियड 3 की बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, जैसे ये। अब देखो इसका ट्रेंड क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर साइज़ की बात करें, ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड है वो क्या होना चाहिए, ऐसा जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यहाँ भी एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड है जब हम जाएँ तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। देखो एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पीरियड डिक्रीज होता है साइज़, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बट बेटा क्या होता है, अगर आप देखो तो यहाँ पर इसमें और इसमें, इन दोनों की बात करते हैं, इसमें कौन सा रेडियाई है, इसमें है वैन डेर वाल रेडियाई, वैन डेर वाल रेडियाई। इसमें क्या है, इसमें है कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई। तो अभी मैंने जैसा वैन डेर वाल रेडियाई बड़ा होता है तो इसलिए इसका जो रियलिटी में जो होगा या क्या तो एक्चुअल में जो होगा
तो एक्चुअल में जो होगा वो होगा हीलियम का साइज़ बड़ा होगा हाइड्रोजन से, बिकॉज हीलियम इज़ हैविंग वैन डेर वाल रेडियस। ओके, ऐसी इसकी बात करते हैं, यहाँ पर नियॉन का ज़्यादा होगा, बाकी सबका इससे कम होगा। लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। ठीक है, ये होगा बेटा एक्चुअल में। ओके, एक्चुअल। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक्चुअल की बात करें तो यहाँ पे किसका होगा, वैन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, तो आर्गन, उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ठीक है, ओके। ऐसे बेटा यहाँ पर आपका अगर हम लेके चलते हैं कुछ और, जैसे एक आता है 3D सीरीज़ आता है, 3D में आता है, क्योंकि इसमें हमने SP दोनों ले लिया, फिर D में आता है, D और F पकड़ेंगे हम थोड़ा सा। D में जैसे आपका था पहले जो फर्स्ट ट्रांजिशन कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, क्योंकि पहले D इसी में आता है बेटा, 3D में आता है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये देखा गया है कि अब देखो, अगर ये पीरियड की बात कर रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड तो ऐसा होना चाहिए कि पीरियड में ऐसा हो जाना चाहिए, न्यू साइज डिग्री होना चाहिए, है ना। बट एक्चुअल में क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक एक्चुअल में आ जाता है यहाँ पर एब्रप्ट चेंज, एब्रप्ट चेंज। ठीक है, एब्रप्ट चेंज का मतलब क्या होता है, इन तीन की बात करें, इन तीन की बात करें तो इन तीन में क्या होता है, साइज़ जो होता है वो होता है छोटा, मतलब स्मॉल। यहाँ पर साइज़ डिक्रीज होता है, यहाँ पर आकर साइज़ कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो अगर आप देखो तो इसका एटॉमिक नंबर है 21, इसका है 22, इसका है 23। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट होता है, ठीक है, ओके, वो जो होता है उसको शील्डिंग इफेक्ट क्या कर देता है, या शील्डिंग इफेक्ट को क्या कर देता है, वो कर देता है, क्या कहते हैं इसको, डोमिनेट कर देता है। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट डोमिनेट द शील्डिंग इफेक्ट, डोमिनेट द शील्डिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल है, 3 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 2 3 ही जा रहे हैं, और एटॉमिक नंबर कितना है, 21 22 23, यानी प्रोटॉन का 21 22 23 है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ती रहती है उस D शेल में, इस केस में क्या होता है, द न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कंपनसेटेड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग, ठीक है, यानी यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ज़्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट बराबर है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन इज बैर, सो D ऑर्बिटल हैज़ large number of electron, so it has more shielding effect than न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऐसा होता है। तो इसमें कुछ क्या कहते हैं, रेगुलर नहीं होता है, एब्रप्ट होता है। ओके, नोट करिए यहाँ तक। तो बेटा ऐसे ही अब आपका जो आता है अगला, अब वो आता है ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप में तो सब कुछ वैसे ही रहता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ग्रुप है, जैसे ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, 15 16 17 में सेम रहता है। इसमें जैसा होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, मैं ऐसा लिख देता हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो जो एक्सपेक्टेड होता है बेटा, और वो होता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, ऐसा होना चाहिए। बट जो एक्चुअल में आता है, ठीक है, वो आता है सबसे, जो बोरोन का ऐसे रहता है, ठीक है, फिर आ जाता है TO, ये यहाँ आ जाता है, ठीक है।
ओके, फिर गैलियम, फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, फिर आ जाता है इंडियम। ठीक है, ओके। तो ये हो जाता है बेटा, इसमें ऐसा केस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहाँ पर ना आ जाता है बेटा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो बेटा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 12th में पढ़ोगे, बट थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, 4f ऑर्बिटल होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग मैं पहले बता चुका हूँ, s की होती है, फिर p की, फिर d की, फिर f की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो न्यूक्लियस को चारों तरफ से अच्छी तरह कवर कर देता है, तो उसकी शील्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। p में थोड़ा सा लोस में टूट जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, d में और ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाता है शेप, f में तो होता ही रेगुलर शेप है। तो f की शील्डिंग सबसे पुअर होती है, बट एटॉमिक नंबर के साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि f की शील्डिंग उसको अच्छी तरह न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट को कंपनसेट ही नहीं कर पाती। ठीक है, ऐसे ही कौन आता है ग्रुप 14 भी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ज़्यादा कुछ सब कुछ यही रहता है, बट यहाँ पर लेड आ जाता है और यहाँ पर टिन होता है। ठीक है, इसका भी रीज़न क्या है, सेम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके, 2 3 4 5 6 देख रहे हो। यानी कि मैंने कहने का मतलब ये है कि यहाँ जैसे 5th 5D आ गया, उसके बाद मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, 4D 5D में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं कुछ और केसेस में। जैसा सवाल पूछेगा, वाई द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम but size of anion is more than parent atom। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? देखो बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटम के अंदर, जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ सोडियम, सोडियम का नंबर कितना है, 281। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 3 शेल है। ठीक है, 3 शेल है, ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, असल में रीज़न बताऊँगा इसमें होता क्या है। ठीक है, ध्यान समझना। क्या बताते हैं कि जैसे आपने Na+ बनाया तो ये गया 2 8, शेल कम हो गए तो साइज़ डिक्रीज़ हो गया। ऐसा मत बताना बेटा, ये गलत है। देखो समझो, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। अब अगर ये बन गया Na+, तो उसमें कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही है, प्रोटॉन तो 11 है। पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अब खींच के बैठे थे। ठीक है, लेकिन अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यानी पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इन अ कैटाइन नंबर ऑफ प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई एंड हेंस न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग। सो साइज श्रिंक, तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, एनाइन में क्या होता है, अब जैसे मान लो एनाइन है, मान लेते हैं Cl ले लिया, Cl में कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। अब ये Cl- हो गया, अब कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 17 प्रोटॉन हो गए, तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कम हो गया, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का क्या है, पुल जो हो गया बढ़ गया। ठीक है, तो क्या होगा, इन एनाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सो शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। सो साइज इंक्रीजेस, इससे साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। दिख रहा है? ठीक है, तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लो यहाँ तक। तो ये चीज़ याद रखना कि कैटाइन का साइज़, तो इसका मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो देखो, अगर ये A है, ठीक है, ध्यान देखो, A माइनस का साइज़ A से ज़्यादा होगा A+, ये दिमाग में रख लो। ठीक है, एनाइन एटम कैटाइन। ओके, चलो जी, अब हम आते हैं यहाँ पर आइसोटोनिक स्पीशीज़ पर। कि आइसोटोनिक स्पीशीज़ का केस क्या है। देखो बेटा,
आइसोलेटेड स्पीशीज़ में क्या होता है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर एटम में आइसोलेटेड स्पीशीज़ क्या होता है, ऐसी स्पीशीज़ जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोस्टेरिक, आइसो डाइफेरिक, सब बताया था मैंने, ठीक है, देख लेना वो वीडियो में। तो चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में क्या होता है। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया Na प्लस, Mg2+, Al3+, ठीक है, ये सब आइसोलेटेड स्पीशीज़ है क्योंकि Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसमें कितने होंगे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अब ये कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सेम तो आइसोलेटेड स्पीशीज़, लेकिन दोनों के, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितने हैं, इसके 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें 13 प्रोटॉन है, देख रहे हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन है, ठीक है, और यहाँ पे कितने 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखो न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर किसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पुल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम साइज़ की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा साइज़ का होगा, है ना। तो यानी कि आइसोलेटेड में हमने क्या देखा, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मोर पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज, है ना, जितना पॉजिटिव ज़्यादा हो साइज उतना छोटा होगा, ओके। चलो एनायन की बात करते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर लिया N3- O2- F-। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो यहाँ पर 7 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। चलो अब देखते हैं नंबर ऑफ, पहले हमने क्या देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन, अब हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन। तो देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 9 प्रोटॉन है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 8 प्रोटॉन है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 प्रोटॉन है, यानी यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है तो उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, यानी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो मतलब साइज़ बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ पर साइज़ ऐसा होगा, उसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मोर नेगेटिव चार्ज मोर साइज, ये बात हुई ना, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा साइज उतना ज़्यादा होगा। तो अगर हम इन सबको एक रूल में बांधें, सबको एक रूल में बांधें तो हम क्या देख रहे हैं, देखो अब अगर मैं इन सबको ही कंपेयर करूँ, इन सबको ही बात करूँ, मान लो हमें कह दिया ये भी है ये भी है, ठीक है, मान लो उन्हें कह दिया इन सबको अरेंज करो, लो जी Na+, Mg2+, Al3+, N3-, O2- और F-। वो कहते हैं अब इसको अरेंज करो। तो हमें कैटायन का पता था जितना बड़ा चार्ज होगा उतना छोटा साइज होगा, एनायन का जितना बड़ा साइज चार्ज होगा मतलब ज़्यादा नेगेटिव उतना बड़ा साइज होगा। लेकिन अगर इन सबको एक साथ कह दे तो फिर बेटा याद रखना, जब कैटायन एनायन से एक साथ ही आ जाए, ठीक है, सिर्फ कैटायन सिर्फ एनायन तो ये रूल आ गया, बट अगर कैटायन एनायन सारे आ जाए, ठीक है, यानी कि फॉर ऑल टाइप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ऑल टाइप मतलब कैटायन एनायन सारे आ गए उसमें, तो उस केस में याद रखना जो साइज़ होगा वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर जितना बड़ा उसके अंदर प्रोटॉन उतना ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज उतना कम। अब खुद सोचो ना, यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे 7, 8, 9, यहाँ कितने प्रोटॉन होंगे 10, 11, 12, 13, तो 17 प्रोटॉन इसमें हुआ ना, है ना। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसको इसके हिसाब से अरेंज करें तो सबसे जो छोटा साइज़ होगा वो होगा Al3+ का, फिर होगा Mg2+ का, फिर Na+ का, फिर होगा F- का, फिर होगा O2- का, फिर होगा N3- का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट योर एटॉमिक साइज, आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट, ओके। बाकी अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनेशन एंथैल्पी वाला कंसेप्ट पकड़ेंगे उसको, ठीक है। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।